देखने वाले हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर। स्पेशली उसका हम टॉप वेरिएंट देखेंगे जो लेजेंडर है, और उसकी मैंने आज टेस्ट ड्राइव करी है। और इस गाड़ी के अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें यार ऐसी ऑब्जर्व करी हैं जो मुझे नहीं लगता कि यार 45 लाख रुपए इस गाड़ी के ऊपर खर्च करना बनता है। एंड मैं बताऊंगा ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा मतलब क्या रीजन थे जब मैंने इसको ड्राइव करा और ऐसी क्या चीज़ें मैंने इसके अंदर ऑब्जर्व करी हैं। सबसे पहले अगर मैं इसके अंदर इंजन बता देता हूँ जिसको हमने ड्राइव करा है, वो कितने सीसी का और क्या पावर प्रोड्यूस करता है। 2.8 लीटर का इसके अंदर डीजल इंजन है जो कि आप लोगों की 204 पीएस की पावर जनरेट करता है। 500 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क निकालता है। जौन सा वेरिएंट हम ड्राइव कर रहे थे ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। और एक चीज़, अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग का क्लिप देखा होगा तो मैंने वहाँ पे आप लोगों को साउंड भी सुनाई थी कि अगर गाड़ी स्टार्ट होती है तो बाहर की तरफ इसका डीजल इंजन कितनी नॉइस करता है। तो भाई देखो, हमने ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट चलाया था जिसके अंदर देखो काफ़ी बार मेरे को मतलब ऐसा लगा जब मैं एक्सेलरेट कर रहा था, तो देखो हर किसी को पता है कि जो मैनुअल वाली फील है वो ऑटोमेटिक में कभी नहीं आ पाती है। फिर अगर वहीं पे अगर कंफर्ट देखे तो फिर भाई ऑटोमेटिक में कंफर्ट भी काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। सबसे पहले देखो, मैंने फर्स्ट टाइम जब गाड़ी को अंदर से लेके चला या फिर जब मैंने इसको ड्राइव करा, बैठते ही मेरे को एक चीज़ फील हुई थी इसके अंदर, इसका स्टीयरिंग व्हील। इसके स्टीयरिंग के अंदर मुझे पता है हाइड्रोलिक वाले इसके अंदर स्टीयरिंग व्हील है प्रॉपर, मतलब जो कहते हैं ना स्मूथनेस, वो एकदम प्रॉपर टॉप नॉच वाली नहीं थी। जैसे कि अगर मैं Hyundai की किसी कार से कंपेयर करूँ तो उनका स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा लाइट होता है। बट इस चीज़ को यहाँ पे मैं फॉर्च्यूनर के अंदर एक पॉजिटिव वे में ये भी देखा कि यार इतनी बड़ी एक फुल साइज SUV है, अगर थोड़ा सा स्टीयरिंग व्हील हैवी होगा तो हाई स्पीड पे गाड़ी को संभालना या फिर कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। नॉर्मली यहाँ पे हमने इसका जो गेट पास वगैरह था वो प्रॉपर चेकआउट करवाया। देन अब हम यहाँ से इसको गाड़ी को लेकर बाहर निकलते हैं। यहाँ पे इसके अंदर देखो इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो आप लोग चेकआउट कर रहे हैं 9.1 इंचेस की आ गई है, जिसके अंदर अब कंपनी ने एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले वगैरह सारी चीज़ें दे दी हैं जो कि पहले तक इसके अंदर नहीं आया करती थी। टच का रिस्पॉन्स वगैरह भी काफ़ी ठीक था, और इसके अंदर मैंने गाना वगैरह भी प्ले करके देखा था और प्रॉपर भाई हरियाणवी गाना वगैरह सब कुछ चलाया था, जो चीज़ आप लोगों को मैं इंस्टाग्राम पे सुना दूंगा। स्टीयरिंग के अंदर इसमें दोनों ही टाइप की एडजस्टमेंट आ जाती हैं, टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों। अब देखो, एक इतनी बड़ी फुल साइज SUV को चला रहे हैं तो देखो एक चीज़ है कि काफ़ी लोगों के दिमाग में होगा कि यार वो नॉर्मल, मान लो कोई छोटी गाड़ी चला रहे हैं, हैचबैक चला रहे हैं या फिर कोई कॉम्पैक्ट SUV चला रहे हैं, उससे अगर इतनी बड़ी एक फुल साइज SUV को चलाएंगे तो क्या चलाने में ऐसा लगेगा कि मतलब बहुत बड़ी गाड़ी चला रहे हैं, मतलब कितनी स्पेस में कटिंग होगी, कितनी जगह देख के। देखो, अगर आपका आइडिया अच्छा है, अगर आपका जजमेंट अच्छा है, आपको पता है कि मैं इस जगह से निकाल लेता हूँ, तो आपको कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। हाँ, ये जरूर है कि गाड़ी बहुत बड़ी है, मैसिव है, ये चलाने में आपको एक बार महसूस जरूर होगा कि हाँ बहुत बड़ी आप गाड़ी चला रहे हैं, मगर किसी भी तरीके का डर नहीं लगेगा कि लग जाएगी या फिर कुछ और जो इसकी कटिंग है, मतलब टर्निंग रेडियस की अगर मैं बात करूं तो टर्निंग रेडियस भी मुझे गाड़ी का ठीक ठीक लगा है, जिस हिसाब से इसके लेंथ या फिर जिस हिसाब से गाड़ी की डायमेंशंस हैं। अब देखो, नॉर्मली यहाँ पे मैंने गाड़ी को प्रॉपर जैसे कि मैं रोड पे लेके चला था, मैं सबसे पहले कंफर्टेबल होने के लिए मैंने कहा इसको मैं थोड़ा सा चला के देखता हूँ, देन फिर आप लोगों के साथ बात करूँगा। इसी वजह से मैं पीछे से वॉइस ओवर कर रहा हूँ, वरना मैं ऑन टाइम भी कर सकता था। उस टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को क्लैरिफाई नहीं हो पा रही थी। जैसे कि ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, इसके अंदर जैसे हाई एक्सेलरेशन कर दो तो जो ECU होता है वो गियर लगाने में 1 या 2 सेकंड का टाइम लेता है, मतलब जिसको हम लोग जर्क भी कहते हैं, तो वो चीज़ है इसके अंदर। मतलब कि ये जो गियर लेने में, मतलब जब गियर अपग्रेड करती है ना गाड़ी, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लेती है। जैसे कि आपके फर्स्ट गियर पे है, आपको सेकंड गियर लगाना है, अगर मैनुअली लगाएंगे तो आप एकदम से लगा देते हैं, बट यहाँ पे गाड़ी ना एक सर्टेन RPM पे आने के बाद अपनी जो गियर चेंज करती है, वो चीज़ मुझे थोड़ी सी मतलब लैगी लगी। हालांकि देखो, मैं एक मैनुअल चलाने वाला हूँ, मैं मैनुअली पसंद करता हूँ जिसमें कि सारा कंट्रोल मेरे हाथ में हो। सिस्टम के ऊपर कंट्रोल रहता है तो सिस्टम अपने हिसाब से उस चीज़ को एडजस्ट करता है। अब यहीं पे पीछे जहाँ से मैंने अभी गाड़ी निकाली, यहाँ पे थोड़ी सी ना स्पेस कम थी, तो देखने में अंदर से ऐसा नहीं लग रहा था कि गाड़ी नहीं निकलेगी या फिर लग जाएगी या फिर स्पेस कम है। अब ऐसा क्यों नहीं लग रहा था, क्योंकि जब आप बैठेंगे ना, अगर आप एक प्रॉपर फुल साइज SUV चलाते हैं तो उसके अंदर आपका जो बोनट होता है आपको स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज से दिखना शुरू हो जाता है और पूरा आगे तक का दिखता है। मतलब जहाँ से आपका बोनट शुरू है ना, पूरा आगे तक मेरे को बोनट दिखाई दे रहा था, जिससे कि मेरे लिए गाड़ी चलाना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो चुका था। जब मैंने गाड़ी को थोड़ी देर चलाया, 5-10 मिनट चलाया, अच्छे से उसको समझा क्या चीज़ है, कैसे वर्क करती है पूरा प्रॉपर, जब सारी चीज़ें थोड़ी सी देर में समझ में आने लगती हैं, तब मुझे लगा कि हाँ यार, गाड़ी में कुछ तो बात है। अब इसकी अगर मैं ड्राइविंग क्वालिटी के बारे में बात करूं तो बस थोड़ा सा स्टीयरिंग मेरे को हैवी लग रहा था, बट फिर देखो एक इतनी बड़ी SUV चला रहे हो, थोड़ा सा हैवी स्टीयरिंग व्हील ठीक है। स्टेबिलिटी के मामले में भाई गाड़ी टॉप नॉच है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। कब आपकी गाड़ी 80, 100, 120, 130 की स्पीड पकड़ लेती है, लिटरली चलाने वाले को खुद पता नहीं चलता। मैं भाई अगर मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे खुद को पता नहीं चला था। अब मैं आप लोगों को बताता हूं, जब गाड़ी आपकी स्टार्ट है, डीजल इंजन है, क्या केबिन में साउंड आती है, क्या बाहर की रोड नॉइस आती है। देखो भाई, केबिन के अंदर आप जैसे एक्सेलरेट कर रहे हो, अब हम मैनुअल चलाने वाले, जो बंदे मैनुअल चलाते हैं वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर पाएंगे। अब जैसे हम मैनुअल चलाते हैं, हम एक्सेलरेशन करते हैं, पर इसके अंदर अगर आप ज़्यादा एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन कर दो तो आरपीएम ज़्यादा चले जाते हैं एकदम से, जैसे एक्सेलरेट करते हैं ना इंजन साउंड करता है तो वो वाली साउंड अंदर आती है। वरना अगर नॉर्मली गियर चेंज करती है तो कोई खास मतलब पता नहीं चलता कोई बहुत ज़्यादा अंदर साउंड वगैरह है, ऐसा कुछ नहीं होता। अब देखो इस टाइम आप अंदर से वीडियो भी देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कितना मतलब नॉर्मल गाड़ी चल रही है, और इस टाइम पे गाड़ी आराम से 80-90-100 की स्पीड के आसपास थी, और मुझे भी नहीं पता चल रहा था, लिटरली मुझे नहीं पता चल रहा था कि गाड़ी अच्छे खासे हाई स्पीड पे है। अब अगर मैं वाइब्रेशंस के बारे में बात करूं तो भाई उस चीज़ में टोयोटा ने बहुत अच्छा काम कर रखा है ना, मुझे स्टीयरिंग व्हील पे किसी तरीके की वाइब्रेशंस होती हैं। पहले फॉर्च्यूनर के अंदर ये था कि इसकी जो गियर नोब है ना मैनुअल में बहुत ज़्यादा हिला करती थी, खैर ऑटोमेटिक में तो इस चीज़ का मैं कुछ नहीं कह सकता, जब मैनुअल की टेस्ट ड्राइव लूँगा तब मैं आपको मैनुअल का बता दूंगा। जो इसके पैडल्स होते हैं एक्सीलरेशन वाले या फिर ब्रेक वाला पैडल, उनके ऊपर भी किसी तरीके की कोई वाइब्रेशन नहीं थी, और गाड़ी के अंदर बाहर की जो रोड नॉइस है वो भी कोई खास नहीं आ रही थी। अगर आप नॉर्मल गाने सुनते हो चलाओगे ना पता भी नहीं चलेगा कि बाहर की कोई रोड नॉइस गाड़ी के अंदर आ रही है, क्योंकि जो इंसुलेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से कर रखी है गाड़ी में। गेट्स की भी ठग वाली साउंड जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रखी है। और जो इसके अंदर 3 मोड आते हैं, मैंने जब गाड़ी को सिटी मोड से स्पोर्ट्स मोड पे डाला तो भाई एकदम से गाड़ी ने दिखाया कि हाँ भाई गाड़ी के अंदर पावर है, मतलब कि एकदम से परफॉर्म करती है, एक झटका मारा कि हाँ यार गाड़ी के अंदर पावर दे रखी है कंपनी ने, कुछ बात है। अब अगर मैं इसकी राइड क्वालिटी के बारे में बात करूँ ना, स्पेशली राइड क्वालिटी के बारे में, भाई ब्रेकिंग इस गाड़ी की जो है एकदम टॉप नॉच है, टॉप नॉच। अगर मैं इसकी 80 की स्पीड पे ब्रेक मारूँ ना तो मेरे हिसाब से मुश्किल से 1 से 1.5 सेकंड के अंदर, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड, भाई बहुत बोल दिया मैंने, 2 सेकंड आराम से रुक जाएगी गाड़ी। अगर एकदम पैनिक ब्रेकिंग करूं एकदम इमरजेंसी वाली, क्योंकि ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आते हैं तो भाई ब्रेकिंग को लेकर यहाँ पे मेरे को मतलब 1% भी प्रॉब्लम महसूस नहीं हुई। दूसरी चीज़ इसके जो ORVMs वगैरह हैं या फिर इसका जो सेंटर का अपना IRVM है, उनसे पीछे की विजिबिलिटी कैसी है या फिर साइड्स की विजिबिलिटी कैसी है, उसमें भी मेरे को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं हुई थी। और गाड़ी को मैंने अच्छा खासा मतलब स्टार्टिंग में जब लेके चला था तो थोड़ा सा मतलब था कि यार थोड़ा ध्यान से चलाऊंगा, बड़ी गाड़ी है, बट जब मैं रोड पर लेके निकला तो भाई मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया था। और फिर मैंने इसको बिल्कुल ऐसे चलाया जैसे मैं अपनी बलेनो भगाता हूँ ना नॉर्मली, एकदम उसका पता है मुझे कहाँ से कितनी जगह से निकल जाएगी, सेम इसके साथ भी फिर वही वाली फील थी। एक चीज़ और है, ऑटोमेटिक गाड़ी को जब आप मतलब अपने पैडल शिफ्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं तो मैंने इसके अंदर पैडल शिफ्टर्स भी यूज़ करके देखे थे। जब मैंने इसके अंदर मैनुअली गियर डाले, इसको मैनुअल पे करके गियर डाला, तो मतलब जब आप हाई एक्सेलरेशन करते हैं तो भाई मैनुअल पे चलाने में मुझे ऑटोमेटिक से थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मैनुअल में पैडल शिफ्टर्स बहुत बढ़िया तरीके से वर्क कर रहे थे, आप अपना गियर प्लस दबाओ प्लस में जा रहे थे, माइनस दबाओ गियर उतर रहे थे। तो मैंने पैडल शिफ्टर्स वगैरह सारी चीज़ें चेक करी, और ऐसा नहीं है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो, आप जैसे कि ऑटोमेटिक पे आप चला रहे हो और आपको पैडल शिफ्टर्स यूज़ करने का मन कर रहा है तो आप चलती गाड़ी में इस चीज़ को स्विच कर सकते हैं नॉर्मली। जैसे कि आपकी गाड़ी डी पे है, डी मतलब आपकी ड्राइव पे है, आप उसको एम पे मैनुअल पे कर सकते हैं। मैनुअल पे कर लो, अपने हिसाब से पैडल शिफ्टर्स यूज़ करो, गियर अप एंड डाउन करो, मस्त गाड़ी को भगाओ, कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। अब बात आती है गाड़ी के सस्पेंशन के बारे में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका सस्पेंशन स्टिफ है या फिर कैसा है कैसा नहीं है। जब स्टार्टिंग में मैंने गाड़ी एक जगह से निकाली थी तो वहाँ पे थोड़ा सा मतलब हम लोग हिलते हुए गाड़ी के अंदर दिख रहे थे, तो भाई वो वीडियो के अंदर थोड़ा सा हिलते हुए ज़्यादा महसूस हो रहे थे, बट रियलिटी के अंदर सस्पेंशन मैं कहूँगा इसका ओके रिपोर्ट है, सस्पेंशन को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा अगर स्टिफर साइड भी है ना तो वो हाईवे पर बॉडी रोल को ख़त्म करने में और गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है उसको एक जगह पे लाने में, मतलब गाड़ी को स्टेबल करने में बहुत ही ज़्यादा काम देगा। तो उस चीज़ को भी लेके मुझे कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं आई। गाड़ी के अंदर अगर मैंने थोड़ा ओवरटेक करा, थोड़ा सा जिगजैग करा, अगर हाई स्पीड में मैंने देखो लेफ्ट राइट भी मोड़ के देखा था, स्टेबिलिटी को लेकर कोई दिक्कत नहीं आई। मुझे गाड़ी के ऊपर फुल कॉन्फिडेंस आ रहा था कि हाँ यार मतलब कि गाड़ी के अंदर कुछ बात है। उन सब चीज़ों को भी लेकर किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि गाड़ी को मैंने एक जगह से, थोड़ा सा ट्रैफिक था, नॉर्मली रेड लाइट पे खड़े थे, तो वहाँ पे मैंने 2 चीज़ें ऑब्जर्व करी इस गाड़ी के बारे में। जैसे हम इसके अंदर ट्रैफिक में गए तो गाड़ी के अंदर फ्रंट पार्किंग सेंसर आते हैं। एक व्हीकल मेरे बिल्कुल ठीक बराबर से गया, गाड़ी ने मुझे एकदम अलर्ट कर दिया, इसकी MID के ऊपर आ गया था कि आगे लेफ्ट साइड में कोई आपका बंदा है, बी केयरफुल। तो पार्किंग सेंसर इन जगहों पे उन लोगों की काफ़ी अच्छे तरीके से मदद कर सकते हैं जिनको थोड़ा सा ये लगता है कि यार हमारी जो साइड है, लेफ्ट साइड हो या फ्रंट की या फिर पीछे की, वो लग ना जाए। तो वहाँ पे आपके जो पार्किंग सेंसर्स हैं उन्होंने भी बहुत बढ़िया तरीके से काम करा था, तो उसमें भी मुझे किसी तरीके की दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल मज़ा आ गया था। यहीं पर मैं काफ़ी देर तक गाड़ी को लेकर खड़ा रहा, जहाँ में मैंने इसके मतलब रिवर्स गियर भी लगा के देखा। और अगर जो इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा है उसके अंदर आप लोगों को देखो, आप जैसे रिवर्स गियर डालेंगे ना तो रिवर्स गियर लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो कैमरे की डायनामिक गाइडलाइंस है वो स्टीयरिंग के साथ रोटेट नहीं करती हैं। 45 लाख रुपए देने के बाद भी ये चीज़ मुझे भाई बहुत खटकी, मतलब कि यार ये चीज़ तो ऐसा था कि यार डायनामिक गाइडलाइंस तो रोटेशन के साथ आनी ही चाहिए थी, ऐसा मेरा मानना है। आप लोग बताना क्या मतलब कि 45 लाख में फॉर्च्यूनर के अंदर टोयोटा को ये चीज़ देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी।
अब यहाँ पे मैंने नॉर्मली थोड़ा सा रेड लाइट पे सारा ट्रैफिक खड़ा हुआ था, उसमें गाड़ी को खड़े करना और मैनोवर करना काफ़ी ज़्यादा ईजी था। अब यहाँ से मैंने इसको यू टर्न लिया। यू टर्न लेते टाइम मैंने एक चीज़ नोटिस करी, गाड़ी का स्टीयरिंग थोड़ा सा हैवी ज़रूर है, बट हैवी होने के बाद जब इसको रोटेट करते हैं काफ़ी कम सी जगह में गाड़ी ईजिली मुड़ जाती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब स्टीयरिंग को छोड़ दो रोटेट होने के बाद अपने आप भाई अपनी जगह पे आ जाता है, क्योंकि थोड़ा हैवी है। तो उस वजह से एक बार दिमाग में थोड़ा सा डाउट आ रहा था कि स्टीयरिंग वापस अपनी जगह पे आएगा या नहीं आएगा। तो भाई स्टीयरिंग की जो हैंडलिंग है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और सबसे बड़ी चीज़ यार, इस गाड़ी के ऊपर जब इतनी हाइट पे बैठ के चलाते हो ना भाई, एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आता है, अलग ही लेवल की फील आती है कि हाँ यार कुछ मतलब अलग चीज़ आप चला रहे हो रोड पे, सबसे अलग है कुछ आपके पास। मतलब ऐसी वाली फील भाई गाड़ी के अंदर 110% आती है। चलाने में फुल मज़ा भी आ जाता है और राइड क्वालिटी भी अच्छी है, हैंडलिंग भी एकदम ओके रिपोर्ट है। और जैसे आप देख रहे हो थोड़ा सा ट्रैफिक वगैरह है, इन सब जगहों से निकालना भी बहुत आसान है, क्योंकि पूरा बोनट दिख रहा होता है और जो फ्रंट पार्किंग सेंसर है वो भी हेल्प कर देते हैं, तो ईजिली गाड़ी निकल जाती है। अब मैं यहाँ पे आपको एक बार दिखाता हूँ थोड़ी सी भगा के और गाड़ी कितनी जल्दी कैसे स्पीड पकड़ती है। पूछ लो फ्लाईओवर से जाना है नीचे जाना है। अरे पूरी पेमेंट लिया गाड़ी की। देखो यार, यहाँ पे रियलिटी में अगर मैं एक बात बताऊँ, ऑटोमेटिक गाड़ियाँ ना इतनी जल्दी जितनी इसने स्पीड पकड़ी थी इतनी जल्दी ना इतनी स्पीड पकड़ती नहीं है। तो यहाँ पे मुझे ये किसकी स्पीड मतलब ये किसका ना मतलब फॉर्च्यूनर का ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई कि मतलब ऑटोमेटिक गाड़ी होते हुए इसने कब 120 की स्पीड पकड़ ली, मुझे खुद को भी नहीं पता चल रहा था। मैं रियलिटी बता रहा हूँ क्योंकि मेरा ध्यान सारा का सारा सामने था। मेरा मेन फोकस गाड़ी की चीज़ें ऑब्जर्व करने पर था कि मतलब क्या चीज़ ऐसी है जो मुझे बुरी लग रही है, क्या ऐसी चीज़ है जो मुझे अच्छी लग रही है। तो वो सारी चीज़ें मैं ऑब्जर्व कर रहा था और मेरे को पता भी नहीं था कि गाड़ी कब इतनी स्पीड पकड़ ली। और 120 की स्पीड जब इसने अचीव करी थी तब हम फ्लाईओवर के ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे। अगर नीचे उतर रहे होते तो शायद ये 120 के बदले 140 की स्पीड भी हो सकती थी। अब वहीं पर अगर इसके ब्रेकिंग की बात करी जाए तो भाई ब्रेक दबाते ही गाड़ी ऐसे रुकती है कि मतलब क्या ही हो, क्योंकि ऑल व्हील डिस्क ब्रेक है तो भाई देखो उस हिसाब से भी गाड़ी का रुकना बनता है। तो देखो ओवरऑल अगर मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताऊं कि 45 लाख रुपए में हमें टोयोटा फॉर्च्यूनर लेनी चाहिए लेजेंडर या फिर नहीं लेनी चाहिए। जिस बंदे को लगता है कि यार मेरे को फॉर्च्यूनर ही मेरी मतलब एक रिक्वायरमेंट है या फिर मेरी जो मतलब कह सकते हैं ना कि मुझे क्रेज है तो फॉर्च्यूनर का ही है, वही मेरी मतलब रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकती है, तो आप फॉर्च्यूनर के साथ जा सकते हो। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कंपनी ने अभी नहीं दी हैं, उनको छोड़ दिया है। उनको क्यों नहीं दिया है उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम टोयोटा फॉर्च्यूनर का जो वेरिएंट है लेजेंडर है उसके अंदर मतलब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऊपर वीडियो बनाएंगे। और वीडियो बनाऊंगा मतलब मैं पॉइंट बताऊंगा आप लोगों को और उसमें रीज़न भी बताऊंगा कि कंपनी ने ऐसा क्यों करा है या क्यों नहीं करा है। अब अगर ओवरऑल मैं एक क्विक ब्रीफ दूं इस गाड़ी के बारे में, राइड क्वालिटी एकदम बढ़िया, हैंडलिंग एकदम बढ़िया, ब्रेकिंग एकदम बढ़िया। बस ऑटोमेटिक थी तो एक्सीलरेशन कभी कभी ज़्यादा हो जा रहा था, ईसीयू अपने हिसाब से गियर चेंज कर रहा था, वो चीज़ थी। विजिबिलिटी गाड़ी में एक नंबर, ओआरवीएम्स एकदम बड़े बड़े साइज के हैं, पूरी पीछे तक की आपको साइड दिखती है। आईआरवीएम ऑटो डिमनिशिंग के साथ आता है तो रात में वो भी एकदम कामयाब चीज़ है। ओवरऑल एक कॉन्फिडेंस की बात करा जाए, फील की बात करी जाए, एकदम बढ़िया है, कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। केबिन में बाहर की आवाज़ आती है बिल्कुल भी नहीं आती है और इंजन भी अपना फुल एकदम रिफाइन है BS6 कंप्लाइन होने के बावजूद। तो मेरा तो यही मतलब एक रिव्यू रहेगा कि अगर आपको लगता है कि मेरी रिक्वायरमेंट फॉर्च्यूनर लेजेंडर ही फुलफिल कर सकती है तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। और अगर इसके ज़बरदस्त लुक्स के ऊपर फिदा हो तो फिर भाई फिर तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, ठीक है ना। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ छोटा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप लोग ऑन करके जरूर जाना। तो मिलता है ऐसी किसी अमेजिंग वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।